राम राम भाइयों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है नौर पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखो भाइयों, आप पहला चर्चा करी कभी आप ऑफलाइन टेस्ट लेवा। हाँ, आप ऑफलाइन टेस्ट लेवा मंगलवार ने। तो जो मंगलवार ने टेस्ट हो टेस्ट की आप चर्चा करांगा और मंगज को पेपर होयो मंगज का पर्सन होया मंगा आप हल करने की कोशिश करांगा। हिस्ट्री का पर्सन आज देखना शुरू करा धीरे धीरे सारा पर्सन थार सामने आ जाएगा। कौन कौन सा पर्सन पेपर में दिया गया और मंग आंसर किया तो भाई पापा बात करांगा आज। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, इतिहास राजस्थान की हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न दिए गए थे इसमें और आरएस का पेपर लिया गया था और मंगलवार को सभी एग्जाम जो बैच चल रहे हैं सभी का एग्जाम मंगलवार को होता है। तो आज की चर्चा करते हैं और बात करते हैं कि शासक के समय जावर नामक एक स्थान पर चांदी का खनन प्रारंभ हुआ। तो भाई जावर नामक स्थान पर चांदी का खनन प्रारंभ हुआ। मेवाड़ में एक स्थान है, इसका नाम था जावर, जहाँ पर क्या है, चांदी मिली। आपको पता है साइंस में पढ़ते हम चांदी और शीशा साथ में मिलता है, बहुत सारी मात्रा में ये चांदी और शीशा खान से प्राप्त हुआ मेवाड़ रियासत में रियासती काल में। तो थोड़ा आप आंसर देने की कोशिश करें, साथ साथ में हम चलते हैं कि किस शासक के शासनकाल में ऐसा हुआ। यहाँ पर है भाई लक्ष्य। कौन है? लक्ष्य है, जिसे क्या कहते हैं, लाखा। क्या कहते हैं उसे? लाखा कहा जाता है। लक्ष्य के काल में कहते हैं भाई चांदी की जो खान प्राप्त हुई वो लक्ष्य के शासनकाल में प्राप्त हुई और यहाँ से मेवाड़ की समृद्धि का शासन प्रारंभ हो गया। यहाँ से मेवाड़ एक समृद्ध हो गया, आर्थिक स्थिति रूप में, आर्थिक रूप में एकदम से उभर के आया और सभी की नजर मेवाड़ पर पड़ने लगी यहाँ पर। और जितने भी आसपास के शासक थे सब मेवाड़ पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे, जिसमें मुख्य रूप से मुगल शासक। तो कहीं न कहीं सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थान था। अगर हम देखें गुजरात, अगर शासन गुजरात के साथ संधि वार्ता कर चुके थे, उसके बाद वहां पर गुजरात पर अपना सीधा प्रभाव रखने के लिए मेवाड़ को अपने या तो संधि के तहत अधीन करे या फिर उसको पूर्णतः अपने कब्जे में ले। तो इसके आधार पर मुगलों ने भी यहाँ पर खूब कोशिश की। इसके शासनकाल में क्या हुआ, लक्ष्य सिंह के शासनकाल में क्या मिला, यहाँ पर चांदी की खान मिली। यहाँ पर स्थान से चांदी की खान मिली और यहाँ से चांदी प्राप्त होने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराणा कुंभा। कौन है? महाराणा कुंभा द्वारा लिखित कौन सी कृतियां हैं? एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन? महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा के समय महाराणा कुंभा ने भी बहुत सी किताबें लिखी। उन सभी किताबों की हम चर्चा करेंगे भी कौन कौन सी किताबें लिखी। आप एक बार इसको देखें। सुधा प्रबंधन, सुधा प्रबंध, इसे सूड प्रबंधन भी कहा जाता है, इसे सूड प्रबंध भी लिखा हुआ मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। चंडी शतक, चंडी शतक, राजवल्लभ और वास्तु मंजरी, इन किताबों की इस एग्जाम में, इस पेपर में या फिर इस क्वेश्चन में चर्चा है। तो हमें देख के ये बताना है कि महाराणा कुंभा की कौन कौन सी पुस्तकें हैं। तब तक आप ये देखिए और तब तक मैं महाराणा कुंभा की कुछ पुस्तकों की चर्चा करता हूँ। देखो भाई, कुंभा के ग्रंथ, किसके? कुंभा के ग्रंथ, कौन कौन से कुंभा के ग्रंथ है सभी की चर्चा करते हैं। हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, कुंभा के ग्रंथ, एक नंबर की मैं अगर ग्रंथ की बात करूं तो संगीत। कौन सा? संगीत राज। संगीत का कुंभा को काफी नॉलेज था, तो संगीत से संबंधित काफी पुस्तकें लिखी। ये जो संगीत राज है इसको भी 5 भागों में लिखा, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। पुस्तक की अगर मैं बात करूं
तो वो है संगीत मीमांसा। कौन सी पुस्तक है? संगीत मीमांसा। संगीत मीमांसा कुंभा द्वारा पुस्तक लिखी गई। तीसरी पुस्तक की अगर मैं बात करूं तो संगीत कर्म दीपिका। संगीत कर्म दीपिका। चौथी पुस्तक की मैं बात करूं तो हमने एग्जाम में भी देखा, सूड या सूड प्रबंध। कौन सी किताब है? सूड प्रबंध। ये कुछ किताबें हैं जो श्री कुंभा द्वारा लिखित गई। और अभी हम बात कर रहे थे संगीत राज है, संगीत राज। ये जो किताब है इसको आगे 5 भागों में और लिखा गया। उन भागों की अगर मैं बात करूं तो 1 नंबर पाठ रतन कोश। पाठ रतन कोश कौन सी पुस्तक है? पाठ रतन कोश पुस्तक है, वो लिखी गई रतन कोश। गीत रतन कोश कौन सी पुस्तक? गीत रतन कोश। तीसरी पुस्तक है वो है वाद्य रतन कोश। वाद्य रतन कोश। चौथी नृत्य रतन कोश। नृत्य रतन कोश। और 5वीं रस रतन कोश। ये कुछ किताबें हैं जो कुंभा द्वारा लिखी गई। थोड़ी सी मैं और चर्चा कर लेता हूँ। पेज नया ऐड करते हैं और देखते हैं भाई ये जो किताबें हैं, इन किताबों के अलावा कुछ ऐसी किताबें थी जिन पर कुंभा द्वारा टीकाएं लिखी गई। जैसे एक किताब है, चंडी शतक। कौन सी? चंडी शतक। ये किताब है, ये जो किताब है वास्तव में तो ये किताब थी भट्ट की। किसकी? भट्ट की ये किताब थी। और इस किताब पर कुंभा द्वारा क्या लिखा गया? कुंभा द्वारा टीका लिखी गई। क्या लिखी गई इस किताब में? टीका लिखी गई। बाण भट्ट की किताब थी, इसका नाम था चंडी शतक। और उस चंडी शतक में कुंभा ने क्या किया? उस किताब पर क्या लिखी? टीका लिखी। उसके बाद अगर मैं बात करूं, एक दो किताबें और है, गीत गोविंद। कौन सी? गीत गोविंद पर भी कुंभा ने क्या लिखी? एक टीका लिखी। कि जो गीत गोविंद पुस्तक है वो जयदेव की पुस्तक है। किसकी? जयदेव नामक एक लेखक है, एक विद्वान थे, उनकी पुस्तक थी। और इस पुस्तक पर कुंभा द्वारा क्या लिखी गई? टीका लिखी गई। पुस्तकें ये होगी। और तीसरी पुस्तक जो है संगीत रत्नाकर। कौन सी? संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर ये किताब थी शारंगधर की। ये किताब थी शारंगधर की, जो भट्ट की जो किताब थी। इस किताब पर क्या लिखी? टीका लिखी। किसने? कुंभा द्वारा इस किताब पर क्या लिखी गई? टीका लिखी। ये कुछ किताबें हैं पर कुंभा ने क्या लिखी? टीका लिखी। एक इसकी किताब है जो हमने चंडी शतक की बात कर ली, जो बाण भट्ट की किताब है। एक किताब और रहेगी, काम राज रतिशार। किताब का क्या नाम है? कामराज रतिशार। ये जो कामराज रतिशार किताब है, ये 7 अंगों में विभक्त है। कितने अंगों में? 7 अंगों में 7 अंगों में विभक्त है। ये कुंभा की कुछ किताबें चर्चा की।
पीछे मैं लेता हूँ, देखना। कुंभा के ग्रंथ संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत क्रम दीपिका, शुद्ध प्रबंधन और संगीत राज है, उसको 5 भागों में बांटा गया है, या 5 भागों में उसका अध्ययन और है। इसके पाठ रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश और रस रत्न कोश, ये 5 भाग है। अब हम इस जो किताबें हमने देख ली, उन किताबों के आधार पर हम इस क्वेश्चन को करने का कोशिश करेंगे। महाराजा कुंभा द्वारा लिखित कौन सी कृतियां हैं? ठीक है, सुधा प्रबंधन है, चंडी शतक। चंडी शतक देखो हमने चर्चा की, ये देखो चंडी शतक बाण भट्ट की किताब है। किसकी किताब है? बाण भट्ट की। लेकिन कुंभा द्वारा इस किताब पर क्या लिखी गई? टीका लिखी गई। तो इस आधार पर देखेंगे क्वेश्चन सही हो रहा है कि नहीं। तो राजवल्लभ, एक किताब है राजवल्लभ और एक किताब है वास्तु मंजर। राजवल्लभ जो किताब है, कौन सी? ये जो किताब है, ये किताब किसकी है? मंडन की है। ये किताब किसकी है? मंडन की है। और एक किताब है मंजरी, वास्तु मंजरी। ये वास्तु मंजरी जो किताब है, ये नाथा की किताब है। किसकी किताब है भाई? नाथा की किताब है। इस आधार पर देखें तो चंडी शतक पर टीका लिखी थी कुंभा ने, इस वजह से हम कह सकते हैं चंडी शतक भी कुंभा की किताब है और सुधा प्रबंधन भी कुंभा की किताबें हैं। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 1 नंबर। आंसर कौन सा होगा? 1 नंबर इसका आंसर होगा। अभी देखें, क्वेश्चन पे चलते हैं और बात करते हैं संगीत। संगीत का जिसको ज्ञान हो, उसके संगीत ज्ञान, संगीत ज्ञाता, संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को उपाधि प्राप्त हुई। संगीत की वजह से कुंभा को कौन सी उपाधि प्राप्त हुई? संगीत राज की, या फिर अभिनव भट्टाचार्य की, या दान गुरु, या हाल गुरु? थोड़ा विचार करें, तब तक हम संगीत ज्ञान की वजह से कौन कौन सी उपाधियां प्राप्त हुई उनकी बात हम कर लेते हैं। मैं कुंभा की उपाधि की बात करूं, उपाधि किसकी वजह से? संगीत की वजह से। संगीत के कारण, संगीत के कारण भी कुंभा को कौन कौन सी उपाधियां मिली? एक तो अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव 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 भट्टाचार्य। तो अभिनव भट्टाचार्य, एक तो ये उपाधि मिली है। और भी कुंभा है जो गाता था और वीणा बजाने में काफी निपुण था, निपुण होने की वजह से इसे उपाधि मिली। परवीन, वीणा वादन परवीन, कौन सी उपाधि मिली? पर वीणा वादन परवीन की। ये संगीत से संबंधित 2 उपाधियां कुंभा को मिली। इसके अलावा कुंभा की कुछ और उपाधि हैं, उनकी बात करते हैं। जैसे हाल गुरु, तथा ये तो दान गुरु, चाप गुरु, युद्ध गुरु। इसके अलावा कुछ उपाधियां और हैं, हाल गुरु, चाप गुरु, युद्ध गुरु, ये कुछ उपाधियां हो गई। ये पहाड़ी किले जीतने की वजह से इनसे कौन सी उपाधि मिली? हाल गुरु की उपाधि मिली। इसके अलावा राजगुरु, राजगुरु, राजगुरु के अलावा हम बात करें तो लोगों के लिए परम थे, तो परम गुरु, कौन सी उपाधि मिली? परम गुरु की उपाधि मिली। उसके बाद इसके पास काफी बड़ी सेना थी, तो मतलब लोग, आदमी, तो नरपति थी। कौन सी उपाधि थी? नरपति। एक घोड़े बहुत इसकी सेना थी, उसमें घोड़ों की संख्या ज्यादा थी, तो उसे अश्वपति, कौन सी?
अश्वपति। उसके अलावा कुछ उपाधियां और हैं, जैसे हाथी थे इसकी सेना में, तो गजपति। कौन सी उपाधि? गजपति की उपाधि। इसके अलावा कुंभा की सेना थी, छापा मार पत्ती में, युद्ध प्रणाली में काफी निपुण थी, इसलिए छाप गुरु। कौन सी? छाप गुरु। छाप गुरु। इसके अलावा कोई और उपाधि रही है क्या? हाल गुरु, दान गुरु, चाप गुरु, गुरु, राजगुरु, परम गुरु, नरपति, अश्वपति, पति, छाप गुरु, ये इतनी सारी उपाधियां कुंभा द्वारा कुंभा को मिली। एक विद्वान रखता था अपने पास बहुत संख्या में, तो इसलिए राणो रासो की उपाधि इंपॉर्टेंट है भी। राणो रासो। राणो रासो की उपाधि होगी कुंभा की। गजपति, हाथी रखने की वजह से गजपति उपाधि होगी। ठीक है, ये कुछ उपाधियां हैं कुंभा की, कुंभा को प्राप्त थी। इस उपाधियों के आधार पर हम प्रश्न की बात करें कि संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को कौन सी उपाधि प्राप्त हुई। संगीत राज की उपाधि कुंभा के पास नहीं थी। संगीत के लिए उपाधियां थी, अभिनव भट्टाचार्य और मदन प्रवीण। तो दान गुरु, दान देने के कारण, किसकी वजह से? दान के कारण, दानवीर था। हाल गुरु, पहाड़ी किलों की वजह से, पहाड़ी वजह से। और अभिनव भट्टाचार्य की जो उपाधि है वो संगीत के कारण इनको मिलती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक है। मेवाड़ का कौन सा मशहूर शासक है जिसने अचलगढ़ किले की मरम्मत करवाई थी? अचलगढ़ किला, भाई बहुत सोचने समझने से करने वाला प्रश्न है। अचलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया और उसके बाद इसका पुनर्निर्माण करवाता है, इसी वजह से उसको क्या कहते हैं? उसकी मरम्मत करवाई। प्रश्न, पहले कुछ किलों की बात कर लेते हैं। अचलगढ़ किला मेवाड़ में आता है और कुंभा के बारे में कहा जाता है, उसकी चर्चा कर लेता हूं मैं। एक किताब है, कौन सी? विनोद, श्यामल दास की किताब है। इसकी श्यामल दास, श्यामल दास जी कहते हैं अपनी पुस्तक वीर विनोद में कि कुंभा जो मेवाड़ में 84 दुर्ग थे, उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण करवाता है। कितने दुर्गों का निर्माण करवाता है? 32 दुर्गों का निर्माण करवाता है। ये वीर विनोद पुस्तक के अनुसार हमें जानकारी मिलती है कि कुल दुर्ग कितने थे? 84, उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण था कुंभा ने। ये हम मेवाड़ के दुर्गों की बात कर रहे हैं। तो कुंभा ने कौन कौन से दुर्ग मुख्य रूप से बनवाए पड़ते हैं, उन दुर्गों की अगर मैं बात करूं तो मैं निर्माण कार्य की बात करूं, निर्माण किसका? दुर्ग, किलों का हम निर्माण देखते हैं। जैसे एक तो कुंभलगढ़ का दुर्ग बनवाया। कौन सा? कुंभलगढ़। कौन सा बनवाया भाई? कुंभलगढ़ दुर्ग बनवाया। ये राजसमंद में। कहा बनवाया? राजसमंद में कुंभलगढ़ दुर्ग का कुंभा द्वारा निर्माण करवाया जाता है। एक बसंती दुर्ग। कौन सा दुर्ग? बसंती दुर्ग। जो बसंती दुर्ग है ये सिरोही में पड़ता है। कहाँ पड़ता है भाई? सिरोही में, वर्तमान सिरोही में है। यहाँ पर बसंती दुर्ग का निर्माण करवाया। मचान दुर्ग। कौन सा? मचान। ये भी कहाँ है? सिरोही के अंदर मचान दुर्ग का निर्माण करवाया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो भौमट दुर्ग। कौन सा? भौमट दुर्ग उदयपुर के अंदर पड़ता है। भौमट दुर्ग का निर्माण करवाया। ये कुछ दुर्ग है जिनका निर्माण करवाया। इसके साथ एक नोट डाल के मैं बात लिख देता हूं। चित्तौड़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता किसे कहा जाता है? कुंभा को। किसको कहा जाता है? कुंभा को। ये कुछ दुर्ग थे
और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, हम बात कर रहे थे अचलगढ़ दुर्ग। अचलगढ़ का जो किला है ये बनवाया गया था परमार शासकों द्वारा। इसके द्वारा बनाया गया, परमार शासकों द्वारा इस किले को बनाया गया। लेकिन इसका पुनर्निर्माण कौन करता है भाई? पुनर्निर्माण कुंभा करवाता है। कौन करवाता है? कुंभा इसका पुनर्निर्माण करवाता है इस दुर्ग का। तो आंसर क्या हो गया? कुंभा। आगे वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये समझ में आया होगा और आप लोगों ने सही भी किया होगा एग्जाम में। राजस्थानी वास्तुकला, कौन सी वास्तुकला? राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे माना जाता है? सिंपल सा प्रश्न है, आप आराम से कर लोगे। राजस्थानी वास्तुकला का हमने की हम बात कर रहे थे, तो मेवाड़ में सबसे ज्यादा किलों का निर्माण, अगर हम पूरे राजस्थान में देखें या पूरे भारत में देखें, सबसे ज्यादा किलों का निर्माण कुंभा ही करवाता है। और राजस्थान में जो वास्तुकला है उसका जनक हम किसे मानेंगे? तो आपको आंसर समझ में आ गया होगा, राणा कुंभा को मानेंगे। क्या माने, किसे मानेंगे? राणा को मानेंगे। इसका वास्तुकार कौन है? राणा कुंभा है। ये सब इतनी सी बातें अपनी हो गई है और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। बढ़िया प्रश्न है। राणा प्रताप और अकबर के मध्य संघर्ष संबंधी कथनों में से कौन से सत्य है? कौन कौन से जो संघर्ष हुए उन संघर्षों से संबंधित कुछ छोटे छोटे कथन है, उन कथनों की हमें जानकारी लेनी है और देखना है कौन सा कथन सही है। देखो भाई, आपको पता है महाराणा प्रताप जिसे हम शिरोमणि प्रताप कहते हैं, राजस्थान के महान शासक हुए हैं मेवाड़। और साथ में हम ये कह सकते हैं कि उस समय क्रांति की अलग, क्रांति शब्द प्रताप से हम इसको जोड़ सकते हैं, क्योंकि महाराणा प्रताप ने एक तरह से लोगों के बीच में एक ऐसी क्रांति लेके आए कि मेवाड़ है वो पूरा यही चाहता था कि हम स्वतंत्र रहे, न कि किसी की अधीनता स्वीकार करें। तो एक क्रांतिकारी के रूप देखना चाहते हैं, हम देख रहे हैं महाराणा प्रताप को। और एक महान शासक हुए, उन्होंने कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर ने बहुत कोशिशें की लेकिन अकबर की कोई अधीनता स्वीकार नहीं की। जितने भी दूत भेजे, सब दूतों का क्या किया? उन्होंने विरोध। तो महाराणा प्रताप है, ये उदय सिंह के पुत्र थे। उदय सिंह ने महाराणा प्रताप सबसे बड़े पुत्र थे, उनको शासक न बनाकर उन्होंने किसे शासक बना दिया? उनके बेटे जगमाल। किसको शासक बना दिया? शासक बना दिया। और जगमाल से देखा जाए तो उस वक्त जितने भी जो जनता थी या फिर जितने भी जमींदार थे, तो या फिर इनके जितने भी परगने थे, परगने से संबंधित जो लोग थे, जगमाल से खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि महाराणा प्रताप शासक बने, क्योंकि राजस्थान के अंदर देखा जाए या पूरे भारत में भी हम देखें, शासक हमेशा उत्तराधिकारी का बेटा ही बना है और उसका हक माना जाता है। तो यहाँ पर महाराणा प्रताप का हक था, उसके हक को छीन कर उदय सिंह ने किया। और जब उदय सिंह की मृत्यु हुई उसके बाद जनता ने, वहां की मेवाड़ की जनता ने और के जो जमींदार थे, उन सब ने मिलकर महाराणा प्रताप को क्या बना दिया? शासक बना दिया। और इस वजह से कहीं नाराज हुआ और नाराज होकर यह अकबर के पास चला गया। किसके पास चला गया? अकबर के पास चला गया। और अकबर यही चाहता था कि मैं कैसे मेवाड़ को अपने आधिपत्य में लूं या फिर अपने उसके साथ कोई संधि करूं। तो अकबर यहाँ पर देखता है, देखो भाई, अकबर ने राणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को प्रलोभित करके जहाजपुर की जागीर प्रदान की। ये बात सही है। ये जगमाल नाराज होकर महाराणा प्रताप अकबर के पास चला गया था और अकबर ने इसे जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी। ये बात सत्य है। दूसरी, मानसिंह के चले जाने के पश्चात राणा प्रताप ने गोकुंदा को पुनः हस्तगत कर लिया। ठीक है भी बात, मानसिंह ने जब महाराणा प्रताप के साथ युद्ध किया, उसके बाद गोकुंदा वाला जो क्षेत्र है उस पर मानसिंह का कब्जा हो गया था। और मानसिंह के यहाँ जाते ही महाराणा प्रताप ने वापस गोकुंदा पर आक्रमण किया और अपने क्षेत्र में, अपने अधिकार में इसको ले लिया, पुनः अपने अधिकार में ले लिया।
आगे वाला देखो, ये बात भी सत्य है। राणा प्रताप ने ईडर, ईडर आप हम जैसे राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान का मैप इस तरह से राजस्थान का मैप है। तो गुजरात के आसपास का जो क्षेत्र है और यहाँ से जो राजस्थान की सीमा समाप्त होती है, यहाँ पर एक क्षेत्र था, ईडर था। ईडर एक रियासत थी छोटी सी, और यहाँ का जो शासक था नारायण दास था। कौन? नारायण दास था। तो नारायण दास को महाराणा प्रताप कन्विंस करता है या बातचीत करता है और उन्हें अकबर के विरुद्ध विद्रोह करवा देता है, क्योंकि नारायण अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और उसके बाद उसको महाराणा प्रताप ने उकसाया और उसने क्या कर दिया, अकबर का विद्रोह कर दिया अकबर से, और अकबर के साथ जो संधि वार्ता की थी उस संधि वार्ता को तोड़ दिया। राणा प्रताप को पकड़ने का अंतिम असफल प्रयास, ठीक है भाई, 1584-85 में किया गया था। एक कछुआ वंश का शासक था उस समय, तो जगन्नाथ कछुआ को एक बड़ी सेना टुकड़ी के साथ भेजा गया। जगन्नाथ कछुआ को बड़ी सेना के साथ भेजा गया था महाराणा प्रताप के खिलाफ, लेकिन जो जगन्नाथ कछुआ है ये सफल नहीं हो पाया था। इस असफलता के कारण जगन्नाथ कछुआ यहाँ से वापस जाता है, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये चल रही थी कि मैं अकबर को क्या जवाब दूंगा। कहते हैं भी ये आमेर पहुंचने से पहले, जयपुर पहुंचने से पहले इसकी मृत्यु हो गई थी, हृदयाघात से इसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसको सत्य है ये बात, जगन्नाथ कछुआ को सैनिक टुकड़ी देकर अकबर ने महाराणा प्रताप के खिलाफ भेजा था। तो इसमें सभी कथन क्या है, सत्य है। 1, 2, 3 और 4 सभी कथन क्या है, सत्य है। आगे बढ़ते हैं। शाह ने मैं राणा को समझौते के तहत अधीन किया था, न कि बल से। ये कथन किसका है भी? बहुत अच्छी बात है। जो इस समय आप देखें कि मुगल चाहते थे कि मेवाड़ से हम किसी प्रकार कैसे ही संधि कर लें, तो भाई शक्ति से न्याय प्राप्त करके हम उसे समझौते से प्राप्त कर ले। तो ऐसा जहांगीर करता है। कौन करता है? जहांगीर के वंशज कौन था? अमर सिंह। अमर सिंह में प्रताप के गुण थे भाई। अमर सिंह है ये चाहता भी नहीं था कि भाई अकबर से या जहांगीर से या मुगलों से ये संधि करे, लेकिन करण सिंह है इसका पुत्र था। करण सिंह के दबाव में आकर क्या करता है, संधि करता है। किससे? जहांगीर से संधि करता है। और ये जो संधि है, ये संधि कर्ण सिंह के दबाव में आकर हुई, और ये संधि 5 फरवरी, कब? 5 फरवरी 1615 के मध्य ये संधि, इस दिन संधि की गई और अमर सिंह के मध्य ये संधि हुई। उसके बाद अमर सिंह ने सारा राज का कार्य है वो सारा कर्ण सिंह को सौंप दिया था, और इन्होंने अपने राज कार्य को आगे नहीं चलाया था। कर्ण सिंह ने अपने आगे वाले जो राज कार्य है वो प्रशासनिक कार्य है वो संभाला था। तो ये संधि 5 फरवरी 1615 के मध्य हुई, और संधि में कुछ शर्तें थी, और वो मेवाड़ के जो शासक थे अमर सिंह और कर्ण सिंह द्वारा रखी गई थी, क्योंकि ये संधि मुगलों ने शक्ति से प्राप्त नहीं की थी, ये अमर सिंह की कुछ शर्तों पर ये संधि हुई थी। तो अमर सिंह की कुछ शर्तों पर ये संधि होती है, इसीलिए इस कथन में कहा गया है कि राणा को समझौते के तहत अधीन किया, न कि कोई बल के या दबाव के कारण। तो ये सर टॉमस रो था, इस संधि में शामिल हुआ था। सर टॉमस रो एक अंग्रेज था, उसने इस बात का जिक्र किया है कि भाई ये संधि है वो समझौते से हुई थी, न कि दबाव से हुई थी। आगे बढ़ते हैं, आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। जयपुर के संस्थापक कौन थे भाई? स्वाई जयसिंह के दरबार में विद्याधर था, एक व्यक्ति था विद्याधर। वो कौन था आपको ये बताना है। ज्योतिष शास्त्री था या खगोल शास्त्री था या वास्तु शास्त्री था या शिक्षा शास्त्री था, आपको ये बताना है। थोड़ा सोच विचार कर लीजिए कौन था। देखो भाई, जब जयपुर की स्थापना की बात चल रही थी, जयपुर को एक शहर, एक आधुनिक शहर बनाने की बात चल रही थी उस वक्त, तो इस समय विद्याधर एक वास्तुकार था, उसे बुलाया गया। बंगाल से आया था। कहाँ से आया था? बंगाल से बुलाया गया।
बंगाल से बुलाया गया। इनका जो नाम है वो है भट्टाचार्य चक्रवर्ती, विद्याधर भट्टाचार्य चक्रवर्ती। ये आए जयपुर में और आकर इन्होंने जयपुर का नक्शा बनाया था। क्या बनाया था? जयपुर का नक्शा। और शहर कैसा होना चाहिए? जयपुर का नक्शा। इन्होंने जयपुर का नक्शा, इनके परामर्श से जयपुर का नक्शा बना। इन्होंने जो परामर्श दिए उनके आधार पर जयपुर का नक्शा बना। जयपुर का नक्शा बनकर जवाहर से गेट पर जयपुर की नींव रखी गई। सबसे पहले जवाहर से गेट बनाया गया और वहां पर नींव रखी गई। तो ये कौन था भाई? वास्तुशास्त्री था विद्याधर, वह एक वास्तुशास्त्र था। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आमेर के राजा कौन है? भारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की? अकबर की अधीनता भारमल कब स्वीकार करता है? देखो भाई, बताओ। 1560 में कब स्वीकार की? आपको बताना है। 1560 में, 1562 में, 1564 में या 1566 में? तो एक तो था मजनू, कौन है? मजनू खां। मजनू खां। एक था, कौन सी ताई थी? चंगताई खां। कौन सी ताई? चंगताई खां। कौन सी ताई थी भाई? चंगताई खां। ये दो व्यक्ति हैं। दोनों व्यक्तियों के सहयोग से भारमल है वो अकबर से मुलाकात करता है। इसे अकबर से मुलाकात करता है। अकबर से मुलाकात की और अकबर इससे काफी प्रभावित हुआ भारमल से, और भारमल को राजा उपाधि भी ये देता है। तो अकबर से प्रभावित हुआ और अकबर से भारमल ने संधि कर ली, अधीनता स्वीकार कर ली 1562 में। आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस राजपूत शासक को अकबर ने आमीर उल उमरा की उपाधि दी? कौन सी उपाधि? आमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। राम सिंह को दी थी, भारमल को दी थी, जसवंत सिंह को दी थी, मान सिंह को दी। आपको ये देख के बताना है। मान सिंह को इस समय अकबर ने कौन सी उपाधि दी? फरजंद की उपाधि। फरजंद होता है पुत्र। यह उपाधि भारमल को दी गई थी। इसको भारमल को। तो अकबर ने दो उपाधियां दी थी। एक उपाधि तो आपके सामने लिखी है, आमीर उल उमरा। दूसरी उपाधि है, हमने जिक्र किया था, राजा की उपाधि। दो उपाधियां भारमल को अकबर द्वारा दी जाती है। ये क्वेश्चन था। मानचंद को फरजंद की उपाधि दी थी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 1585-86 में केवल जिस राजपूत शासक को 5000 का मनसब प्राप्त हुआ था 1585-86 में अकबर द्वारा 5000 का सबसे ज्यादा मनसब किसे दिया था? राजा भगवंत दास। यहाँ पर मान सिंह है, या फिर राजा राय सिंह बीकानेर का शासक था, और राजा सुरजनहाड़ा। तो इसका सही आंसर होगा राजा मान सिंह को। देखो भाई, राजा मान सिंह को 1585-86 में 5000 का मनसब दिया। कितने का दिया? 5000 का मनसब कौन देता है? अकबर देता है। फिर देखो भाई 1605 में अकबर द्वारा इसे 7000 जात और 6000 चुवार का मनसब दिया गया। 7000 जात और 6000 चुवार का क्या दिया गया? इसे मनसब दिया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? राजा। आगे बढ़ते हैं और आगे वाले प्रश्न की बात करते हैं। किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास, जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान
किया। ये कुछ विद्वान थे जिन्हें संरक्षण प्राप्त था। किसका संरक्षण प्राप्त था? आमेर के मानसिंह, मारवाड़ के चंद्र सिंह, बीकानेर के राय सिंह और मेवाड़ के राज सिंह। सोच समझकर आपको उत्तर देना है। तो मैं बात करता हूँ कुछ विद्वान, इनके साथ के जो विद्वान उनके नाम लिखता हूँ, तब तक आप आंसर सोचें। तो कुछ नाम दिए हुए हैं, जैसे हरिनाथ। ऑफलाइन वाले हरिनाथ का नाम नोट कर ले। नोट, हरिनाथ का नाम नहीं हमने ऐड किया है। सुंदरदास, सुंदरदास, जगन्नाथ। आगे जो नाम है उनकी बात करते हैं हम। राय मुरारी काका, राय मुरारी दास, राय मुरारी दास। इसके अलावा पुंडरीक विठुल, एक था दलपत राय। ये कुछ विद्वान हैं, शासक के शासन काल में थे। उसका शासक का नाम हो गया आमेर के मानसिंह। आमेर के मानसिंह में के शासन काल में हरिनाथ, सुंदरदास, जगन्नाथ, राय मुरारी दास, पुंडरीक विठुल और दलपत राय, ये कुछ विद्वान थे उसके शासन काल में थे भाई। इसके मानसिंह के शासन काल में ये विद्वान थे भाई। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं और बात करते हैं मुगल विरोधी कार्यवाही की दृष्टि से महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक बना। बहुत सोच समझ के उत्तर देना। पथ प्रदर्शक कौन बना भाई? देखो, इस समय बात करूं तो इस समय जो पथ प्रदर्शक था उसे राव चंद्रसेन कहते हैं। इसे महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। क्या कहता है इसे? महाराणा प्रताप का अग्रगामी। राव चंद्रसेन का भाई था मोटा राजा उदय सिंह, और एक राम मोटा राजा उदय सिंह को शासक बना दिया जाता है। बाकी राव चंद्रसेन को शासक बना दिया था, और इस वजह से मोटा राजा उदय सिंह नाराज हो गया था। इसका बड़ा भाई था, भाई अकबर के सेवा में चला गया और नागौर दरबार में वह उससे संधि कर लेता है। 1570 में नागौर दरबार में जो संधि हुई थी उसमें ये अधीनता स्वीकार कर लेता है मोटा राजा उदय सिंह। उसके बाद राव चंद्रसेन ने अपने आप को स्वतंत्र रखने की खूब कोशिश की, खूब मुगलों के खिलाफ उसने लड़ाइयां लड़ी, लेकिन जीत नहीं पाया, अपने आप को स्वतंत्र रख नहीं पाया, क्योंकि लड़ते लड़ते इसका देहांत हो गया था। आगे बढ़ते हैं और इसका आंसर क्या है? राव चंद्रसेन। मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया? भाई दो स्थान थे मुख्य रूप से, देखते हैं भाई दोनों स्थान में। भादरजून, कणुजा या खरतल। देखो भाई, सही बात तो ये है कि भादरजून को इसने अपना स्थान मुख्य बनाया था। बात करते हैं संघर्ष करने के लिए किसे? मुगलों से संघर्ष मुगलों से संघर्ष करने के लिए सबसे पहले जो स्थान चुना था वो चुना था भादरजून। कौन सा? भादरजून। भादरजून को स्थान चुना। जब इनके हाथ से जोधपुर निकल गया था तो भादरजून को स्थान चुनते हैं, और भादरजून पर मुगलों द्वारा अधिकार कर लिया जाता है। इस वजह से ये भादरजून स्थान को छोड़कर दूसरा जो स्थान है, जो कि राठौड़ों की शरणस्थली जिसे जाना जाता है, वो है सिवाड़ा। ये सिवाड़ा में चले जाते हैं। सिवाड़ा में जाकर अपनी सेना का संगठन या सेना को सुसंगठित करते हैं, सेना को इकट्ठी करते हैं मुगलों के खिलाफ लड़ने के लिए। तो ये 1571 में इन्होंने कोशिश की, और ये जो मारवाड़ चंद्रसेन है, इन्होंने भादरजून को अपना जो स्थान बनाया था वो 1565 में बनाया था, और 1565 में भादरजून पर सेना को संगठित किया, लेकिन यहाँ पर हार जाते हैं। उसके बाद ये सिवाड़ा चले जाते हैं। सिवाड़ा क्या है? राठौड़ों की शरणस्थली है, मारवाड़ के राठौड़ों की शरणस्थली है, और यहाँ पर जाने के बाद सेना का संगठन करते हैं, सेना को सुसंगठित करने की कोशिश करते हैं। इसका सही आंसर क्या हुआ? आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, अकबर की शाही सेना किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया?
अकबर की शाही सेना आई तो कौन सी शाही सेना को भेजा, यानी किस सेनापति को भेजा वो जोधपुर कब्जा करने के लिए? ऑप्शन है आपके, अबुल फजल को भेजा, या मान सिंह को भेजा, हुसैन कुली खां को भेजा, या बदायूं को। इसका सही आंसर है हुसैन कुली खां को भेजा, और हुसैन कुली खां ने जोधपुर पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। और जोधपुर पर कब्जा करने के बाद चंद्रसेन है वो बादरा चले जाते हैं, और भादर जून पर मुगल सेना का कब्जा होने के बाद वो शिवाना चले जाते हैं, जो राठौड़ों की शरणस्थली है। आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। शामूगढ़ का एक युद्ध था, उत्तराधिकारी युद्ध था। मुगलों के द्वारा उत्तराधिकारी संघर्ष के लिए शाहजहां के जो पुत्र थे दारा और औरंगजेब के मध्य शामूगढ़ का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध से संबंधित ये प्रश्न है, शामूगढ़ युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली? अच्छा प्रश्न है। देखो, राज सिंह मेवाड़ का शासक था। ये सीधी अपन अधीनता की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन ये औरंगजेब का विरोध भी नहीं कर रहा था, ये साइलेंट था, बिल्कुल कोई युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। मिर्जा राजा जय सिंह या फिर महाराजा जसवंत सिंह या फिर राव रतन राठौड़, तो आपका आंसर क्या होगा? महाराजा जसवंत सिंह। ये राठौड़ शासक थे, मारवाड़ के रहने वाले थे राठौड़ शासक, जिन्होंने, इनके दिमाग में सबसे पहले ये दिमाग में प्रश्न चल रहा था कि भाई दारा है वो शासक बनेगा। कौन बनेगा? दारा शासक बनेगा। वो वैसे तो जनता प्रेम करती थी, काफी सांप्रदायिक शुद्ध भावना रखने वाला व्यक्ति था ये, हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों को बराबर समझता था, कट्टरता नहीं थी इसके अंदर, और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं भी अकबर की एक तरह से परछाई थी। लेकिन सिंह का जो विचार था वो सफल नहीं हो पाया, क्योंकि औरंगजेब है उसने दक्षिणी भारत में रहकर अपनी सेना को संगठित किया और काफी मजबूत होकर अपने उत्तराधिकारी संघर्ष के साथ लड़ने के लिए आया, जिसमें दारा को शामूगढ़ के युद्ध में हरा देता है। उसके बाद राज सिंह है जसवंत सिंह को औरंगजेब के साथ मिलवाते हैं, और महाराजा जसवंत सिंह है वो औरंगजेब की अधीनता स्वीकार करते हैं, माफी मांगते हैं कि ठीक है मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं आपकी अधीनता स्वीकार करूंगा। इसलिए उसके बाद जितने भी युद्ध लड़े औरंगजेब के लिए आगे इन्होंने जसवंत सिंह ने युद्ध। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा है? कौन सा कच्चा कहा है? कान का कच्चा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। राय सिंह को कहा है, जसवंत सिंह को कहा है, अजीत सिंह को कहा है, या सज्जन सिंह को कहा है? ये जसवंत सिंह के लिए कहा गया है कि भी डॉक्टर ओझा ने कान का कच्चा किसे कहा है? अजीत सिंह को कहा है। किसको किया है? अजीत सिंह को। क्योंकि अजीत सिंह जब शासक बने थे तो कहते भी राठौड़ों का 30 वर्षीय संघर्ष था, जिसमें मुख्य रूप से अगर भूमिका की मैं बात करूं तो दुर्गादास राठौड़ ने मुख्य रूप से निभाई थी। दुर्गादास राठौड़ एक महान उस समय के, जिन्होंने अजीत सिंह को शासक बनाने के लिए अपने जीवन के 30 वर्ष लगा दिए। पूत जन जैसा दुर्गादास, तरह की दुर्गादास के लिए कहावतें हैं कि माँ ऐसा पुत्र जन्म दे कि वो जैसा दुर्गादास राठौड़ की तरह हो, जिसने अजीत को शासक बनाने के लिए अपने जीवन 30 वर्ष, अहम 30 वर्ष लगा दिए। तो अजीत सिंह जैसे शासक बनता है, शासक बनते ही ये लोगों की बातों में आता है और दुर्गादास राठौड़ को खड़ा दे देता है। इसलिए तो क्या हो गया? अजीत सिंह। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार अजीत सिंह है वो कान का कच्चा शासक है। कौन कहता है? अभी हीराचंद ओझा कहते हैं। के बारे में आगे बढ़ते हैं। महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया? ये मुगलों के विरुद्ध आश्रय महाराणा राज सिंह यानी मेवाड़ के शासक है। देखो भाई, दुर्गादास राठौड़ की सहायता करते हैं, राठौड़ों की सहायता करते हैं। राठौड़ दुर्गादास राठौड़ की सहायता करते हैं, और कहीं ना कहीं राज सिंह भी चाहते थे कि दुर्गादास राठौड़ की सहायता हो और शासक कौन बने? अजीत सिंह शासक। तो किस शासक की सहायता करते हैं भी? अजीत सिंह की।
सहायता करते हैं और अजीत सिंह को शासक बनाने में सहयोग करते हैं। आगे वाला प्रश्न, अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया? 1570 में जब नागौर यात्रा की थी उस समय चंद्रसेन है, चंद्रसेन देहरादून चले जाते हैं और सिवाड़ा चले जाते हैं। 1571 के आसपास सिवाड़ा में रहे थे वो, सिवाड़ा चले जाते हैं। इसलिए जोधपुर का जो दुर्ग था वो अकबर के अधीन था। अकबर ने यहाँ पर किसे नियुक्त किया था? राय सिंह बीकानेर का एक राजकुमार था, राय सिंह को यहाँ पर नियुक्त करते हैं। अकबर द्वारा किसे नियुक्त किया गया? राय सिंह को नियुक्त किया गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन अभी। इतिहासकार ओझा गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार सही नहीं है। कभी गोइल, मेवाड़ में गोइल थे, सही बात है, ये तो बात सत्य है। जैसलमेर में भाटी थे, ये भी बात सत्य है। और गुजरात में चालुक्य थे, ये भी बात सत्य है। हमें क्या देखना है? सत्य नहीं है, तो आंसर क्या हो गया? परमार। मारवाड़ में कौन थे भी? मारवाड़ में राठौड़ वंश का शासन था। किनका? राठौड़ वंश का शासन था, इसका आंसर हो गया राठौड़ वंश। कौन सा हो गया? राठौड़ मारवाड़। ये परमार मारवाड़ लिख रखा है, ये क्या है? गलत है, आंसर होता है ये। तो आज के लिए इतना ही। हमने राजस्थान के इतिहास से संबंधित जो पेपर में क्वेश्चन दिए थे वो सब हल कर लिए और कोशिश रहेगी रेगुलर इस तरह से हम करते रहें। आप भी कोशिश रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करने की कोशिश किया करो, अपने भाई दोस्त मित्रों सभी को शेयर किया करो। ठीक है भाइयों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।